Hello students. In last session in the video we have just discussed about who are living beings. So our first point is complete. Now in this video we are going to discuss about the second point, like how many type of organisms are present. Right. The second type, that is the diversity. Right. Diversity in living beings. Right. Diversity in living being or biodiversity. What is that? What that means? Bio means living and diversity means in Hindi अगर हम कहें तो विविधता. Right. The sum total of all different type of organism present on earth is called as biodiversity. Either it is plant, either it is a small insect or some of the organism that we cannot see even with naked eye. चाहे अभी जो चल रहा है आपका कोरोना वायरस, उस तरह के कुछ भी वायरस या फिर बैक्टीरिया जो आप आंखों से नहीं देख सकते, और वो ऑर्गेनाइज्म जो बहुत लार्ज फॉर्म है, बहुत ही लार्ज है, जिसकी वेल all they include in the living beings. So they all forms the group of living organisms that are of different kinds. This is called as biodiversity. The sum total of all different type of organisms present on earth is called as biodiversity. Right. So how many type of species? So it's a new data according to today, like 2020 and up to 2019, about 8.7 million of total number of species found on Earth. So we are not saying 8.7 million organism, we are saying a group of organism. 8.7 million of total number of group of organism or species found on Earth. So उस ग्रुप में भी बहुत सारे ऑर्गेनाइज्म होंगे. वी आर जस्ट डिस्कसिंग द डाइवर्सिटी. तो डाइवर्सिटी कितनी है? 8.7 मिलियन स्पीशीज अभी तक अवेलेबल है. तो मैं जैसे कहूँ कि डॉग की एक स्पीशीज है, दैट इज अ ग्रुप ऑफ डॉग्स, तो वो एक में काउंट होगा. ग्रुप ऑफ कैट्स वो एक में काउंट होगा. राइट. ग्रुप ऑफ रोजेस, अगर हम एक फ्लावर की बात करें तो ग्रुप ऑफ रोजेस वो एक में काउंट होगा, बट कितने हैं ओवरऑल वो नहीं गिन रहे हैं. राइट. हम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्म गिन रहे हैं तो 8.7 मिलियन, इट्स अ लार्ज नंबर. It is almost impossible to study each and every organism. Of course, when there are lot of organisms, like 8.7 million of organisms in the world, so it is hard for us to discuss each and every characteristics of every organism, every species. We cannot judge about each and every character, right? So there should be certain devices. We should have certain device कि हम किस तरह से सारे ऑर्गेनाइज्म को कैरेक्टराइज कर सकें, सभी ऑर्गेनाइज्म के कैरेक्टर को स्टडी कर सकें. राइट. टू मेक सच अ प्रोसेस अ इजी वन. राइट. कैसे कर सकते हैं ऐसा? आप देखते हैं क्लास में, एक स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. राइट. अगर इफ एनी टीचर वांट टू नो दैट एट विच लेवल दैट स्टूडेंट लाइज, इन विच क्लास इट शुड बी, और कौन सा उसे कोर्स पढ़ाया जाना चाहिए, अगर उन्हें ना पता हो तो 2000-3000 स्कूल के बच्चों को किस तरह से टैकल करेंगे. मान लीजिए एक अनऑथराइज स्कूल चल रहा है जहाँ पर उनको अरेंज किया जा रहा है बच्चों को, और सभी को सेम चीज़ें पढ़ाई जा रही है. क्या सबको सेम चीज़ें समझ आएंगी? क्या एक 6 साल के बच्चे को वही चीज़ समझ आएगी जो 16 साल के बच्चे को समझ आने वाली है, या फिर 13 ईयर एज वाले बच्चे को कल समझ आने वाली है? नहीं. तो इसलिए उनके एज के हिसाब से, उनकी समझ के हिसाब से उन्हें क्या किया जाता है? ग्रुप किया जाता है इन द क्लासेस अबाउट. तो हर क्लास में उनकी नॉलेज चेक की जाती है, फिर उन्हें अलग क्लास में बढ़ाया जाता है. राइट. अगर उनकी एक नॉलेज लेवल नहीं आया है तो उनको उस अगली क्लास में बढ़ाया ही नहीं जाता, क्योंकि उनके अंदर वो कैरेक्टर नहीं आया है. तो हम ऑर्गेनाइज्म को ग्रुप में बांटते हैं. दिस इज सो अगर जब हम उन्हें ग्रुप में बांट देते हैं तो फिर टीचर इजीली उनको अपना करिकुलम दे पाता है कि यस, ये 11th क्लास के बच्चों के लिए ये वाली चीज़ें जो है वो 10th क्लास के बच्चों को पढ़नी है, वाली चीज़ें 12th क्लास के बच्चों को पढ़नी है. राइट. सो दैट इज द ग्रुपिंग और कैरेक्टराइजेशन. जब हम तो हमारे पास ये इजी होगा कि क्लास 11th की ये बुक्स हैं, क्लास 11th के ये कैरेक्टर्स हैं. राइट. इसी तरह से स्पीशीज, यानी ग्रुप ऑफ स्पीशीज को अगर हमें इतने सारों को पढ़ना है तो उनको हम क्या करेंगे? ग्रुप वाइज उनके कैरेक्टर के हिसाब से उनको एक ग्रुप में डाल देंगे. जब हम उन्हें ग्रुप्स में डाल देंगे तो ये आसान होगा कि हम एक इंडिविजुअल के तौर पे नहीं, हम तब ये सोचेंगे कि उस ग्रुप के लिए हमें क्या करना है, उस ग्रुप के अंदर क्या स्पेशलिटी है, उस ग्रुप में क्या कैरेक्टर है, उस ग्रुप के ऑर्गेनाइज्म कहाँ रहते हैं. ये नहीं सोचना पड़ेगा वो ये इंडिविजुअल कहाँ रह सकता है, या ये इंडिविजुअल की क्या जरूरतें हैं, ये इंडिविजुअल की क्या यूजेस हैं, या क्या हार्म हो सकते हैं,
ये हमें नहीं जानना है, फिर हम एक ग्रुप के बारे में सोचेंगे तो स्टडी जो है वो आसान हो जाएगी, राइट। ये बायोडाइवर्सिटी अगर है तो हमें इसको स्टडी करने के लिए इसको ग्रुपिंग करनी है, राइट। एंड दैट स्टार्ट्स विद टैक्सोनॉमी, राइट। टैक्सोनॉमी, it is science of classification or science of arranging organism into different groups based on their characteristics, right। A science, so taxonomy is a science, क्या साइंस है, क्या विज्ञान है, साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, जब हम क्लासिफाई करते हैं, अरेंज करते हैं, ग्रुप करते हैं ऑर्गेनिज्म को, साइंस ऑफ अरेंजिंग, ठीक है, organism into different groups based on what their characteristics, right। This is called as taxonomy. So how that taxonomy is done, what are the levels of that taxonomy, how, because it is not a one-step process that we can group an organism and unknown organism into or we can enter an organism. जैसे अगर कोई बच्चा एडमिशन लेने जाता है, राइट, तो कोई वन स्टेप तो है नहीं कि भाई बच्चा चल के आ रहा है और प्रिंसिपल या फिर किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर ने उसका नाम देखा और सीधे एंटर कर देते हैं, ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं, उसका सबसे पहले टेस्ट लेते हैं ताकि उसकी जानकारी, इसका एक लेवल पता चले। अगर वो उस टेस्ट में पास होता है, उसको भरना होता है कि वो 9th क्लास के लिए अप्लाई कर रहा है, 11th के लिए अप्लाई कर रहा है, या कौन सी क्लास के लिए अप्लाई कर रहा है, फर्स्ट के लिए, 5th के लिए, 9th के लिए, 11th के लिए। वो जिस क्लास के लिए अप्लाई करता है उसी बेसिस पे उसकी नॉलेज टेस्टिंग होती है। तो वो धीरे धीरे एक छोटे छोटे ग्रुप में बढ़ता जा रहा है। पहले उसने 9th के लिए अप्लाई किया, फिर उसकी ग्रुपिंग टेस्ट हुई, फिर 9th के लिए अगर वो सही नहीं है, सूटेबल नहीं है, तो उसके मार्क्स वगैरह सारी मेरिट लगेगी और उस हिसाब से उसे एंटर किया जाएगा। जैसे अभी आप 11th क्लास में एंटर हुए हैं तो आपका लेवल चेक किया गया है। अगर कुछ स्कूल में कहीं बाहर आपने अप्लाई किया होगा तो आपका लेवल चेक किया गया होगा, राइट, कि आप कौन सी क्लास, कौन से सब्जेक्ट के लिए वो रहे होंगे, साइंस के लिए या फिर कॉमर्स के लिए, या तो मेरिट टेस्टिंग होगी या फिर या तो आपका टेस्ट हुआ होगा, राइट, या फिर मेरिट के बेसिस पे एडमिशन हुआ होगा। सो दिस इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, दैट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। So there are some components of taxonomy. Number one, characterization. Let's see, when a scientist find a new species or find a new organism anywhere, if he find that there is an organism that is unknown and it is growing somewhere or it is lying somewhere and a scientist recognize it, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले उसको कुछ करेक्टर देगा। ओ, ये जमीन पे है, इस मिट्टी पे ग्रो कर रहा है, पानी पे ग्रो नहीं कर रहा है, वो इस तरह से हिल रहा है, राइट, तो वो करेक्टर देगा। करेक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग कैरेक्टर्स टू न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज। अगर कोई भी ऑर्गेनाइज्म, इंडिविजुअल जो है वो ढूंढा गया है, नया मिला है, तो उसको कैरेक्टर्स देना, राइट, असाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज द फर्स्ट स्टेप। दिस इज कैरेक्टराइजेशन। और कैसे कैरेक्टर देंगे, बाय कंपेयरिंग इट ऑलरेडी नोन स्पीशीज, और उसको हम कंपेयर कर रहे हैं ऑलरेडी नोन स्पीशीज से, जो ऑलरेडी नोन स्पीशीज है उससे कंपेयर कर रहे हैं। Second step is identification. When we have just compare all the characteristics and it is fitted to that organism, we will do identification. जब हम बहुत सारी स्पीशीज से, बहुत सारी नोन स्पीशीज से अननोन कैरेक्टराइजेशन कर लेते हैं, अननोन कैरेक्टराइज कर लेते हैं, उसे कैरेक्टर दे देते हैं सारे और देख लेते हैं ये फिट हो रहा है तो राइट, ये फिट नहीं हो रहा है तो क्रॉस। तो उसके बाद हम करते हैं आइडेंटिफिकेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, राइट, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे आपसे कभी फॉर्म भराया जाता है तो आपकी आइडेंटिफिकेशन मांगी जाती है। उस आइडेंटिफिकेशन में आप अपना नाम भरते हैं, अपने फादर का नाम भरते हैं, अपना स्टेट डिस्क्राइब करते हैं, सिटी डिस्क्राइब करते हैं, डिस्ट्रिक्ट बताते हैं। दैट इज योर प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, योर एज, राइट, योर फादर्स नेम, योर permanent address and your district and your city. That will give you proper description. So identification is the next step. आप characters assign करते हैं, कहाँ वो originate हुई वो assign करते हैं, किस condition में वो मिली वो बताते हैं. This is proper description. Third step is classification. Classification is the process of grouping organism into convenient categories. Now, when we find that these are the character of this organism, so where to group in a large bunch of groups, उसको कौन से ग्रुप में डालें, उससे कौन सी कैटेगरी में डालें, उसको क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। कन्वीनियंट कैटेगरी में डालना इस क्लासिफिकेशन, राइट। आपने बहुत सारे कबर्ड्स बना रखे हैं, उस कबर्ड्स में एक जगह आपने 9th की बुक रखी हुई है, जो आपकी ओल्ड बुक है 9th की रखी हुई है, फिर उसके बाद आपने 10th की रखी हुई है, या फिर सपोज आपने एक जगह बुक्स रखी हुई है, एक जगह रजिस्टर रखे हुए हैं, एक जगह आपने स्टेशनरी रखी हुई है। आप
उसको जो आप नया सामान लाए वो आप देखेंगे उसमें से स्टेशनरी के सामान में वो कहाँ जाएगा, राइट? बुक्स में जाएगा, कॉपी में जाएगा, यहाँ जाएगा। दिस इज कन्वीनियंट कैटेगरी, राइट, जहाँ वो रखा जा सके, राइट, बेस्ड ऑन द इजी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो उसके बाहर से दिख रहे हो, इजी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हो, बिल्कुल बाहरी तौर पे, उसमें उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन की जाती है। यानी हम उसको अरेंज करते हैं, किसमें ग्रुप करते हैं ऑर्गेनाइज्म को, एक कैटेगरी में, उसे कैटेगरी में डाल देते हैं। जो वो हमें मिल गया है उसे कैटेगरी में स्टोर कर देते हैं। नॉमेनक्लेचर, nomenclature is the science of naming, right? Science of naming। अब जो आपको अननोन स्पीशीज मिली थी, जो किसी भी जहाँ पे डेटा में नहीं था, उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया था, जिस अगर आपको पता चल रहा है कि इसके बारे में ऐसे कैरेक्टर वाला कोई ऑर्गेनाइज्म नहीं है, यहाँ पे पाए जाने वाला किसी को ये ऑर्गेनाइज्म नहीं पता, इसकी यूजेस किसी को नहीं पता, so you can then assign the name। Science of naming is called as nomenclature। After proper description, after adding into convenient category, you need to provide a name ताकि आप उसे कभी ढूंढ सकें, right? That is the nomenclature। So this is the process of providing standardized name, right? Already we can see that there are many names. There are many names already for the living species in local area. These are called as vernacular names, right? Vernacular names। आपको ये पता है कि जो आपका प्याज होता है उसके कई नाम होते हैं, राइट? जो आपका प्याज होता है उसके कई नाम होते हैं। दैट इज उसी प्याज को आप कांधा भी कहते हैं, उसी प्याज को, राइट, क्या कहते हैं, इसी प्याज को आप कांधा कहते हैं, राइट? आलू के भी कई नाम है, बटाटा कहते हैं आलू को कई जगह पे। तो हम यहाँ पर प्याज कह रहे हैं, कहीं पे इसको कांदा कह रहे हैं, आलू को यहाँ पोटैटो कह रहे हैं, और किसी और जगह पे इसको कांधा कह रहे हैं, राइट? बट दीज आर वर्नाक्युलर नेम्स। अब कोई बाहर से आया तो उसे नहीं पता, वो कहेगा प्याज है, ओके, वो कहेगा कांदा है, नहीं, वो कहेगा अनियन है, राइट? सो देयर आर डिफरेंट नेम्स। दीज आर कॉल्ड एज वर्नाक्युलर नेम्स, राइट? Vernacular names are local names that change from place to place। बट अगर कोई नाम प्लेस टू प्लेस चेंज हो रहा है तो सबके लिए उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगे क्या? नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स तो सेम है, तो फिर नाम अलग क्यों? लोकल एरिया में जो नाम लिए जाते हैं उन्हें कहते हैं वर्नाक्युलर नेम। लेकिन साइंटिस्ट जिन नामों को यूज करते हैं, जो नाम सेम रहनी चाहिए हर जगह पे, दैट इज साइंटिफिक नेम। दीज आर द नेम प्रोवाइडेड बाय साइंटिस्ट फॉर मेंटेनिंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेम ऑफ ऑर्गेनाइजर। जो नाम है ऑर्गेनाइज्म का वो सेम रहे हर जगह पे, किसी को अलग नाम ना बताना पड़े कि अच्छा ये यहाँ पर इंडिया में इसका नाम ये है तो ये पूछ के लेकर आना है इसको, नहीं, तो सब जगह सेम होगा ये नाम, इनके लिए सेम होगा साइंटिस्ट के लिए, तो हम उसको नाम एक नाम से बनाएंगे। तो प्याज मैंने यहाँ बात की, पोटैटो मैंने यहाँ बात की, राइट, प्याज मैंने यहाँ बात की, पोटैटो मैंने यहाँ बात की। सो लेट्स सी, प्याज का नाम होता है एरियन सेपा, राइट, साइंटिफिक नेम। इसी तरह से पोटैटो, पोटैटो का नाम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। Of course, we will study how we can write these names in a different session. But here I am just giving you example। पोटैटो को बटाटा कहते हैं या फिर हम आलू कहते हैं, कई और जगह नाम होते हैं। साइंटिफिक नेम एक ही है, सोलेनम ट्यूबरोसम। और प्याज को अगर आप कांधा कह रहे हैं, प्याज कह रहे हैं, अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। एलियम सेपा इसका साइंटिफिक नेम है। I will of course teach like how these names were being written. That is a different session. But let's see what is taxonomy means here, right? So there are two names. Name of an organism, right? Okay, yes, sir. Scientific name। These scientific, अब जो हमने naming दी, these scientific name are, these scientific names, these scientific name are based on place of discovery, right? Place of discovery, name of discoverer, any specific feature that it might have, and function or part present in the organism। तो जब साइंटिस्ट ने इनको आइडेंटिफाई किया हुआ किसी जगह से, तो कुछ जगह पे तो उसका नाम जो है वो
प्लेस ऑफ डिस्कवरी से रखा जा सकता है। जैसे कि मैंगो का नाम होता है मेंजीफेरा इंडिका। We will write it, and when we will do that nomenclature part, we will do that again. But I'm just for then reference place of discovery. तो अगर place of discovery है तो क्या होगा मेंजीफेरा इंडिका, राइट? नाम क्या होगा मेंजीफेरा इंडिका। एंड नेम ऑफ डिस्कवरर के बेसिस पे भी नाम होते हैं, राइट? जिसने डिस्कवर किया उसके बेसिस पे डिस्कवरर के नाम पे भी वो स्पीशीज का नाम रखा जा सकता है। एनी स्पेसिफिक फीचर, कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फीचर, जैसे अगर वो प्लान रिलीज करता है या फिर कोई स्मेल रिलीज करता है, प्याज सल्फर रिलीज करता है, तो उसके स्पेसिफिक फीचर के बेसिस पे भी नाम रखा जाता है। फंक्शन और पार्ट प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म, कोई एक स्पेसिफिक पार्ट प्रेजेंट है उस ऑर्गेनिज्म में, टेंटिकल्स हैं कुछ अलग अलग, या फिर उसके फिंगर्स अलग अलग हैं, या फिर रूट्स अलग शेप की हैं, इस हिसाब से भी उसका नाम रखा जाता है, राइट? तो इन सब पे साइंटिफिक नेम बेस होता है। तो ये रूल्स जो साइंटिफिक नेम डाले जाते हैं उसके रूल्स कौन बनाता है? ये रूल्स जो थे, ये प्लेस ऑफ डिस्कवरी के बेस पे, नेम ऑफ डिस्कवर के बेस पे, ये कौन बनाता है? दीज आर द रूल्स provided by some of the organization. So specific organization are there for different organisms. Like for animals, it is ICZN, International Code for Zoological Nomenclature. For plants, it is second one, International Code for Botanical Nomenclature, ICBN. बैक्टीरिया के लिए भी सेम है, ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर। बोटानिकल की जगह बैक्टीरियल। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जब हम एनिमल की बात कर रहे हैं, वी विल टॉक अबाउट जूलॉजी, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स, वी विल डू दैट बोटानी और बोटानिकल, राइट? ओके, this is all about taxonomy, but further we are also doing other things. Of course it is not completed yet, because अभी एक मेन टॉपिक आता है, that is accepted rules और accepted principles for naming. जो scientific names होते हैं वो उसको accepted principles होते हैं, right? What are those accepted principles? Right? Let's see what are those accepted principles. Universal accepted principle of providing names. There are some of the universal accepted rules. यानी यूनिवर्सल यानी सभी जगह पे ये रूल्स एक्सेप्टेड है। So these are some rules. 1, 2, 3, 4, 5. Let's deal it with one on one. Biological names are generally Latin and written in italics. जो ये Latin language है, that means it is a language that is not changing nowadays. That's why all biological names are in Latin, right? These names are in Latin. It's not in Hindi or in English or no. It is in Latin, a language, right? And whenever it is written, that is in italics. जब भी आप लिखा हुआ देखेंगे किसी बायोलॉजिकल नेम को, तो आप देखेंगे, ये आप मैंने टेबल एनसीईआरटी से लिया है, ये देखिए बाकी सब जो आप ये देख रहे हैं, ये सब स्टेट है, राइट? ये सब स्टेट है, बट ये देखिए ये टिल्टेड है, दैट इज इटैलिक्स, राइट? वर्ड में, कंप्यूटर में, व्हेनेवर यू सी अ फॉन्ट साइज और ये सब आप देखते हैं, तो आपको एक आई का साइन मिलता है, दैट विल डू दैट इटैलिक्स वर्जन ऑफ इट, वो इटैलिक्स में इसको कन्वर्ट कर देता है। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटर्न इन इटैलिक्स। बायोलॉजिकल नेम जनरली किसमें होते हैं? लैटिन में, और इटैलिक्स में देखे जाते हैं, राइट? ईच नेम हैज टू कंपोनेंट। दोनों नाम, हर नाम के पास दो कंपोनेंट होते हैं। जैसे कि मैंने एक नाम ले रखा है मैंगो का नाम है मेंजीफेरा इंडिका, ठीक है? ये दो कंपोनेंट है इसके, 1 और 2। इसे हम बाद में से छुपा दीजिए, पहले हम इन दोनों के बारे में बात करते हैं, राइट? पहला कंपोनेंट कहलाता है, फर्स्ट कंपोनेंट इज जेनेरिक नेम that represent genus of an organism, right? जीनस को बताता है, जीनस, राइट? जो अभी आगे आपको पढ़ना है, एक कैटेगरी है ये, राइट? जीनस। फर्स्ट नेम is generic name, represent genus. Second name is a specific epithet name that represents species of an organism. So Mangifera genus है और Indica species है। Both the words in a biological name are underlined separately while writing. देखिए, जब अगर वो बुक में होंगे तो वो इटैलिक्स के फॉर्म में होंगे, लेकिन जब आप लिख रहे हो तो वो क्या होंगे?
आपने बुक में लिखा है, कॉपी में लिखा है, जब लिखा है अपने हाथों से तो आप क्या करेंगे, उसे अंडरलाइन। मैंने आपको अंडरलाइन इसीलिए करके दिखाया ताकि आप लिखें जब कॉपी में तो आपको अंडरलाइन करना है। और तो आपको ये मिलेगा कैसे वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी। अगर ये बुक में लिखा हुआ मिला है तो आपको कैसे मिलेगा, ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये अंडरलाइन तो नहीं है बट ये तो नाम ही है। देखिए यही मंजीफेरा इंडिका मैंने वहीं लिखा हुआ है। तो ये जो मंजीफेरा है दोनों के दोनों, जब ये आपको टाइप फॉर्म में बुक में दिख रहे हैं, राइट, या फिर ऑलरेडी टाइप्ड फॉर्म में कंप्यूटर में दिख रहे हैं या फिर न्यूज़पेपर में दिख रहे हैं, दे आर, और नेट पे दिख रहे हैं, दे आर इन इटैलिक्स। लेकिन जब आप इन्हें हाथ से लिखेंगे तो आप इसे टेढ़ा टेढ़ा तो नहीं लिख सकते हर अक्षर को, इसलिए आपको क्या कहा गया, आप इसको अंडरलाइन करिए बट सेपरेटली, जीनस को अलग और इसको अलग। Both the words in a biological name are underlined separately while writing. Underlined separately. This one should be in mind. Underlined separately. This kinds of providing name with two components. It is known as binomial nomenclature. Okay, it's wrongly written. That is binomial nomenclature. Okay. Let me give that view again. Binomial nomenclature. I should write that again here. So it's a type of nomenclature known as binomial nomenclature. Why binomial nomenclature? Because for one name we are providing two terms, right? For one name we are providing two terms, so it is binomial nomenclature, right? Okay. Binomial nomenclature. Generic names start with capital letters. So this is the genus name and it starts with a capital letter, that is M is capital. And specific epithet or species, specific epithet or species starts with a small letter. ये small letter, I small letter, right? After specific epithet, हाँ अब ये क्या है जो मैंने छुपाने के लिए आपको कहा था. After specific epithet, abbreviated name of scientist is written who have first discovered it. जिसने इसे पहली बार डिस्कवर किया होगा उसका नाम यहाँ पर आता है. जैसे कि मेंजीफेरा इंडिका लिन. लिन मतलब ये वो पहला है, वो पहले हैं जिन्होंने इसे डिस्कवर किया, कैरेक्टराइज किया, क्लासिफाई किया और नोमेनक्लेचर नाम दिया. दिस इज बाय द साइंटिस्ट. तो इससे इनका नाम साथ में जुड़ा हुआ है. अगर आपने कुछ डिस्कवर किया है, आपने कुछ रजिस्टर किया है, नाम भी दिया है, तो आपका नाम आ जाएगा, राइट? So these are the terms, these are the rules that are accepted and that you need to follow while naming any organism by scientific names. Okay? तो आप देख रहे होंगे इसमें कुछ कमी है, मैं कुछ साइंटिस्ट के नाम यहाँ नहीं ले रही हूँ, राइट? वो आपको एंड ऑफ द वीडियो मिलेंगे हर चैप्टर के, जो भी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है अलॉन्ग विद देयर कंट्रीब्यूशन और एनी स्पेसिफिक फीचर दैट आई विल प्रोवाइड, राइट? Organism with their taxonomic categories, right? These are the taxonomic categories जो भी हम पढ़ने वाले हैं आगे, right? ये कुछ नाम है. Man, biological name इनका क्या होता है? Homo sapiens, right? Homo sapiens, एक जैसे दिखने वाले Homo sapiens species, right? This is genus, this is species, right? Species इसी में यहाँ लिखी हुई है, species अलग से कहीं लिखी नहीं हुई है. हाउस फ्लाई, देखो हाउस फ्लाई कहाँ पर मिलती है? डोमेस्टिक होती है, घर के आसपास मिलती है, तो इसलिए म्यूस्का डोमेस्टिका, ओके, अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑफ डिस्कवरी. देन मैंगो, मेंजीफेरा इंडिका, इंडिया की ये स्पीशीज है तो इसलिए मेंजीफेरा इंडिका. वीट का नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम. माइंड दैट थिंग, बायोलॉजिकल नेम्स ऑल आर रिटन इन इटैलिक्स अलोंग विद द जीनस एंड द स्पीशीज, राइट? Why they are not underlined? Because I am not writing them by my hand. They are just typed, okay, in the book. I have just taken a picture from your NCERT book. Now these are the genus. जो भी आगे आगे के नाम है, Homo, Musca, Mangifera, Triticum, genus है. अगर species अलग लिखी होती तो species होती Sapiens, Domestica, Indica, Estivum. These are species. Homo की family है Homonid. Musca की Muscidae. मैंगो की इम्पोर्टेंट है एनाकार्डियेसी. वीट की इम्पोर्टेंट है पोएसी. ओके, बाकी ये जो आपको है ये सेशन ऑफ कोर्स पढ़ना है, बट ये आपको कब आपको ज़्यादा समझ आएगा जब आप आगे के चैप्टर में चले जाएंगे. आपको पता चलेगा मोनोकॉट क्या होता है, डाइकॉट क्या होता है, इंसेक्ट में कौन आता है.
ये सब आपको आगे जाते जाते समझ आ जाएगा आगे आगे चैप्टर्स में. Okay, so next session we will do taxonomical hierarchy. Now we have just done the taxonomy. In next session we will do taxonomical hierarchy, including how we store these things, how we store this data. अभी के लिए इतना ही, so that you are able to grab all that thing that I have just told you. You can practice some other name of the plant species that found nearby you, or in the last session I will provide a table that is, uh, if I can provide, I will provide some of the common names, like common organisms, scientific names. Okay, so just class. Thank you for the day.